हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। जब भी हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले एक चक्र पढ़ना पड़ता है और उस चक्र को हम कहते हैं सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र को पढ़े बिना हम सेल डिवीजन को नहीं पढ़ सकते हैं। अब सर्वप्रथम आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बेसिकली सेल डिवीजन क्या है और हम सेल साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जीव हो, दुनिया का कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, सभी जीव अपने जीवन की जो शुरुआत है वो किससे करते हैं? एकल कोशिका से करते हैं। अब चाहे मानव है, मानवों के अंदर अरबों कोशिकाएं होती है, लेकिन फिर भी किसी भी जीव की यानी कि मानव की भी शुरुआत जो है वो किससे हो सकती है? एकल कोशिका से ही होती है। एक कोशिका डिवाइड करती है और तब कहीं जाकर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए, एक पेरेंट सेल है, मान लीजिए मैंने एक पेरेंट सेल यहां पर बना रखा है। तो पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड करती है किसके अंदर? दो संतति कोशिकाओं के अंदर, और वापस से ये दो संतति कोशिकाएं जो होती है वो फिर से क्या होती है? लगातार विभाजित होती रहती है। मतलब हर बार एक पेरेंट सेल जो है वो दो संतति कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। एक कोशिका का या किसी भी एक जीव का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि उसके अंदर दो प्रोसेस चलते हैं। एक का नाम है वृद्धि और दूसरे का नाम क्या है? जनन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये किसी भी जीव की या उसकी कोशिका के मुख्य गुणधर्म है कि उसके अंदर ग्रोथ और क्या होता है? रिप्रोडक्शन यानी कि वृद्धि और क्या होती है? जनन होता है। अब कोशिका विभाजन जब होता है, जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसके अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक तो होती है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया, जिसको कि हम हिंदी के अंदर कहते हैं डीएनए प्रतिकृतियन, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सेल ग्रोथ यानी कि कोशिका की वृद्धि। राइट, कोशिका विभाजन के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। आप अभी जब पूरा कोशिका चक्र पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इन दो चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि कोई भी सेल विभाजित हो रही है तो उसके अंदर एक तो डीएनए का प्रतिकृतियन हो रहा है यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो रहा है, और दूसरा जो हो रहा है वो क्या हो रही है? सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, सेल का विकास हो रहा है, या कोशिका की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दैट इज व्हाट इज सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र क्या है। तो आपके सामने मैंने एक कोशिका चक्र बना रखा है और इस कोशिका चक्र के अंदर आपको यह बता रखा है कि किस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। किस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये एक कोशिका चक्र बना रखा है मैंने, इसको हम पढ़ेंगे यहां पर। अब कोशिका चक्र है क्या? तो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली जो समस्त घटनाएं या प्रक्रियाएं जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं? कोशिका चक्र कह देते हैं। कोशिका चक्र क्या है? किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक की सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो सब किसके अंतर्गत पड़ी जाती है? कोशिका चक्र के अंतर्गत पड़ी जाती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि कोशिका चक्र में क्या क्या होता है। तो देखिए, आपको तीन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक है सेल डिवीजन, एक है दैट इज रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन, ओके, और तीसरा जो है वो क्या है? ग्रोथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन कौन सा? एक तो कोशिका का विभाजन, एक डीएनए का प्रतिकृतियन और दूसरा कोशिका का वृद्धि। ये जो तीनों घटनाएं होती है ये एक अनुक्रम में चलनी चाहिए, ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए। तो सेल साइकिल जो है उस सेल साइकिल के अंदर ही ये जो तीनों घटनाएं होती है वो एक विशिष्ट अनुक्रम में चलती है। तो ये जो कोशिका चक्र है ये वास्तव में घटनाओं का क्या है? अनुक्रम है, जिसमें कोशिका के डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। देखिए, एक तो डीएनए का क्या हो रहा है? द्विगुणन हो रहा है कोशिका चक्र के दौरान। डीएनए द्विगुणन का मतलब होता है डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए अपनी मात्रा को क्या कर लेता है? दुगुना कर लेता है। राइट, इतना ही नहीं, साथ के साथ द्विगुणन होने के साथ साथ कोशिका चक्र के दौरान क्या होता है? कोशिका की वृद्धि और विकास भी होता है, यानी कि सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा
कई सारी अन्य रचनाओं का, कई सारे अन्य कंस्टिट्यूएंट्स का भी क्या होता है, निर्माण होता है कोशिका चक्र में। और जब ये सारी चीजें हो जाती है, जब द्विगुणन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, विकास हो जाता है, तो अंत में कोशिका चक्र के द्वारा दो संतति कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं किस में होती है, कोशिका चक्र में होती है। अब आते हैं कि आखिर ये जो कोशिका चक्र होता है, ये इनमें क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या होता है। तो देखिए, कोशिका चक्र को, सेल साइकिल को हमने दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है। इनको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक होती है अंतरावस्था और एक होती है एम प्रावस्था, यानी कि एम प्रावस्था या माइटोटिक प्रावस्था। कोशिका चक्र को दो प्रावस्थाओं के अंदर विभक्त किया गया है। एक का नाम है अंतरावस्था, जिसको बोलते हैं इंटरफेज, और एक होता है एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज। कोशिका चक्र जो होता है उसमें जो अंतरावस्था होती है वो एक लंबी प्रावस्था होती है, और जो ये एम फेज होता है या जो एक्टिव डिवाइडिंग प्रावस्था या एक्टिव डिवाइडिंग फेज होती है, ये बहुत छोटी प्रावस्था होती है। राइट, मान लीजिए कि कोशिका चक्र चल रहा है, तो कोशिका चक्र में जो लगने वाला समय है उसका 95% जो समय है वो तो अंतरावस्था को संपन्न करने में लग जाता है, और केवल 5% जो समय है वो एम प्रावस्था के अंदर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि 95% मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंतरावस्था में काम में आ जाता है। और ये जो एम प्रावस्था होती है वो बहुत छोटी सी प्रावस्था है, उसमें केवल जो है वो 5% समय लगता है इसको पूरा करने के लिए। अब देखिए, कोशिका चक्र जो होता है उसका काल अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। यदि मैं एक यूकेरियोटिक जीव की बात करूं, मान लीजिए मैं मानव की बात करता हूं, तो मानव के अंदर कोशिका चक्र का जो काल है एक कल्चर मीडियम में, एक संवर्धन मीडियम के अंदर, यानी कि कोशिका एक बार कितने समय में विभाजित होती है, तो मानव के अंदर ये जो काल है कोशिका चक्र का वो कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं यीस्ट की, तो यीस्ट के अंदर जो कोशिका चक्र का काल है, यानी कि एक कोशिका को विभाजित होने में लगने वाला जो समय है वो कितना होता है, 90 मिनट का होता है। यदि मैं विक्शिया फाबा की बात करूं, तो उसके अंदर कोशिका चक्र में 31 घंटे का समय लगता है। तो अलग अलग जीवों के अंदर कोशिका को विभाजित होने के अंदर अलग अलग क्या लगता है, काल लगता है। ठीक है, लेकिन ये बात तय है कि अंतरावस्था जो होती है वो हमेशा लंबी होती है, और एक्टिव डिवाइडिंग फेज यानी कि जो एम फेज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ओके, अब आ जाते हैं कि ये जो अंतरावस्था होती है ये कितने चरणों में कंप्लीट होती है, अंतरावस्था स्वयं कितने चरणों में कंप्लीट होती है। तो अंतरावस्था जो है वो 3 चरणों में संपन्न होती है, G1, S और G2। अंतरावस्था 3 चरणों में पूरी होती है, G1, S और G2, जिसको कि अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। राइट, और ये जो एम फेज होता है जिसमें कि कोशिका विभाजित हो जाती है, ये जो एम फेज है ये वापस से 2 चरणों के अंदर संपन्न होता है। एक का नाम क्या है, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा जो होता है वो कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक विभाजन जैसा कि नाम दर्शा रहा है, इसमें केंद्रक का क्या होता है, विभाजन होता है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या हो जाएगा, कोशिका के कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। हमेशा याद रखें, केंद्रक विभाजन पहले होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है, बाद में होता है। वास्तव में केंद्रक विभाजन के दौरान क्या होता है, केंद्रक विभाजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं उनका क्या होता है, सेपरेशन होता है, गुणसूत्रों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। और कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विभाजन होता है। फिर ये जो केंद्रक विभाजन होता है, ये केंद्रक विभाजन 4 प्रावस्थाओं में पूरा होता है। राइट, यानी कि PMAT। कई बार एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एम फेज के अंदर कोशिका एंटर कर जाती है और जब केंद्रक का विभाजन होता है, तो केंद्रक का विभाजन जो है वो कितने चरणों में पूरा होता है। तो याद रखना, केंद्रक के विभाजन को होने के लिए 4 चरणों की जरूरत पड़ती है। PMAT आप सभी ने सुना होगा, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। प्रोफेज, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरावस्था, इंटरफेज। देखिएगा, इंटरफेज के लिए एक मैंने नोट डाल रखा है यहां पर कि अंतरावस्था
दो एम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था है। अंतरावस्था क्या है? दो एम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था है। कैसे हुआ ये दो एम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था कैसे हुई? ये देखिएगा, यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक G1 फिर है G1 S और G2, ये तो क्या हो गया? अंतरावस्था। अंतरावस्था के बाद में कौन सा फेज आता है? एम फेज। तो G1 S G2 जैसे ही पूरा होता है तो कोशिका एम फेज के द्वारा क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब वापस से यदि कोशिका को विभाजित होना है, वापस से कोशिका को विभाजित होना है, तो कौन सा प्रावस्था चालू हो जाएगी? अंतरावस्था प्रावस्था चालू हो जाएगी। तो वापस से क्या आ जाएगा? G1 S और कौन सी हो जाएगी? G2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है? एम प्रवस्था है। अंतरावस्था दो एम प्रवस्थाओं के बीच की, अंतरावस्था दो एम प्रवस्थाओं के बीच क्या होती है? यानी कि अंतरावस्था जो है वो एम प्रवस्थाओं के कहां पर होती है? बीच में स्थित होती है। एम प्रवस्थाओं के बीच में आप देख सकते हैं, एम प्रवस्थाओं के बीच में कैसे? ये क्या चीज है? दैट इज नॉन एज इंटरफेस। ये इंटरफेस है, अंतरा प्रवस्था है, अंतरावस्था। और ये भी क्या चीज है? अंतरावस्था, राइट। तो अंतरावस्था जैसे खत्म होती है तो कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब यदि मान लीजिए वापस से कोशिका को विभाजित होना है, वापस से यदि कोशिका को विभाजित होना है तो उसको किससे गुजरना होगा? किससे होकर गुजरना होगा? दैट इज नॉन एज अंतरावस्था से होकर गुजरना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? वापस से कौन सा? G1 S G2 और नेक्स्ट वापस से क्या आ जाएगा? एम फेज आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा था कि अंतरावस्था दो एम प्रवस्थाओं के बीच क्या होती है? यानी कि अंतरावस्था दो एम प्रवस्थाओं के कहां पर है? बीच में स्थित है। दो एम प्रवस्थाओं के बीच में, जैसे कि देखिए यहां पर क्या है? ये इंटरफेस है और ये क्या चीज है? दैट इज नॉन एज व्हाट? एम फेज। ये भी कौन सा है? एम फेज है। तो दो एम प्रवस्थाओं के बीच में कौन होगी? अंतरावस्था होगी। ठीक है, अब अंतरावस्था क्या है? बेसिकली अंतरावस्था क्या है तो इसको समझते हैं हम। यस, देखिएगा, अंतरावस्था ये क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट प्रावस्था है। किसकी? सेल साइकिल की। ये सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट प्रावस्था है। अंतरावस्था जो होती है वो सेल साइकिल की क्या है? सबसे लंबी प्रावस्था है, राइट। और इस अंतरावस्था को हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज यानी कि इसको क्या कहते हैं? विश्राम प्रावस्था कहते हैं। इसे विश्राम प्रावस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोशिका विभाजित नहीं होती है। देखिए, कोशिका विभाजित कब होती है? एम प्रावस्था में होती है, लेकिन इस प्रावस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विश्राम प्रावस्था। लेकिन ध्यान रहे, कहने को तो ये क्या है कि ये विश्राम प्रावस्था है, लेकिन उपापचय की दृष्टि से, उपापचय की दृष्टि से, उपापचय की दृष्टि से सबसे सक्रिय प्रावस्था है। सबसे सक्रिय प्रावस्था उपापचय की दृष्टि से देखोगे तो सबसे क्या है? एक्टिव स्टेज है। उपापचय का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिकली ये सबसे क्या होती है? एक्टिव स्टेज होती है। और यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र धागे नुमा होते हैं, धागे नुमा। और ये जो गुणसूत्र धागे नुमा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन धागे कहते हैं। क्रोमेटीन धागे मतलब ये हुआ कि यदि आप इंटरफेस अवस्था का अध्ययन करोगे तो इंटरफेस अवस्था के अंदर जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं ना, वो बिल्कुल जालनुमा होते हैं, राइट, नेटवर्क लाइक होते हैं। और नेटवर्क किसका बना होता है? क्रोमेटीन धागों का बना होता है। गुणसूत्र स्पष्ट नहीं होते इंटरफेस के अंदर, ठीक है। और इंटरफेस जो है, इस इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस, इसके अंदर 3 चरण होते हैं, G1 S और G2। इन चरणों के बारे में सबसे पहले 2 वैज्ञानिक थे, होवर्ड व पेल्क। होवर्ड और पेल्क 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1953 के अंदर बताया कि इंटरफेस जो है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। यानी कि इंटरफेस के अंदर 3 प्रावस्थाएं होती है, एक G1 S और G2। इन प्रावस्थाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया? होवर्ड और पेल्क ने बताया। अब अंतरावस्था के अंदर देखिए, मैंने यहां से आप देख सकते हैं कि अंतरावस्था के अंदर यहां पर मैंने 3 चरण बना रखे हैं। ये देखिए, ये वाला जो चरण है वो कौन सा है? G1 प्रावस्था है।
ये वाला जो है वो कौन सा है, एस प्रवस्था है, और ये वाली कौन सी है, G2 प्रवस्था है। तो यहां से लेकर और यहां तक यदि आप पूरा देखेंगे तो मैंने क्या लिख रखा है, ये यहां से लेकर यहां तक इंटरफेज है, यानी कि क्या चीज है, इंटरफेज यानी कि अंतरा अवस्था है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज है वो सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है। तो आप जानते हैं कि इंटरफेज के अंदर ये जो विभिन्न उपप्रवस्थाएं हैं जैसे कि G1, S और G2, इनमें क्या क्या होता है वो देखें। सबसे पहले हम लेते हैं G1 फेज, राइट। तो ये क्या चीज है, G1 फेज क्या है, तो ये क्या है, ग्रोथ पीरियड। ये क्या है, ग्रोथ पीरियड है बेसिकली। ये ग्रोथ पीरियड है। आप इसको क्या कह सकते हो, गैप 1 भी कह सकते हो, गैप 1 भी कह सकते हो। गैप क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कोशिका विभाजित हो गई है, उसके बाद में वापस से कोशिका विभाजित होगी, तो उसके बीच में ये क्या होता है, गैप होता है। इसलिए जीवन स्टेज को हम क्या कह देते हैं, गैप स्टेज, गैप 1 भी कह देते हैं, या इसे ग्रोथ पीरियड भी कह देते हैं। तो आप देखिए, मैं इसे चाहूं तो इसे प्री सिंथेसिस फेज भी कह सकता हूं। प्री सिंथेसिस फेज, पूर्व संश्लेषी प्रावस्था या पूर्व संश्लेषी प्रावस्था। क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या है, एस फेज। एस फेज में डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, लेकिन एस फेज के पूर्व ये प्रावस्था पाई जा रही है, तो इसको प्री सिंथेसिस फेज कहते हैं, यानी कि पूर्व संश्लेषी प्रावस्था। संश्लेषी प्रावस्था के पूर्व पाई जाने वाली प्रावस्था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रावस्था किसके बीच में पाई जाती है, तो ये प्रावस्था एम फेज, राइट, यानी कि माइटोटिक फेज व एस फेज के मध्य पाई जाती है। माइटोटिक फेज व एस फेज के बीच में पाई जाती है। ये क्या है, एस है, यहां पर क्या है, ये माइटोटिक फेज है। आप देख सकते हैं माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच में क्या पाई जा रही है, दैट इज नॉन एज द जीवन स्टेज पाई जा रही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीवन फेज जो होता है वो इंटरफेज की, यानी कि अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था है। इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है ये। इंटरफेज में 3 प्रावस्थाएं थी, G1, S और G2। उन तीनों में से भी सबसे लंबी प्रावस्था जो है वो कौन सी है, जीवन प्रावस्था है। और इस जीवन प्रावस्था के अंदर क्या होता है, तो एक क्वेश्चन जो पीएमटी के अंदर और अन्य एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो ये है कि इसमें इस प्रावस्था में कोशिका विभाजित होने के लिए निर्णय लेती है। सेल टेक्स डिसीजन टू डिवाइड इन दिस स्टेज। इस प्रावस्था में कोशिका विभाजित होने के लिए क्या होती है, निर्णय लेती है। और साथ के साथ इस प्रावस्था में वृद्धि और क्या होता है, विकास होता है। कोशिका इस प्रावस्था में वृद्धि व क्या होता है, विकास। कोशिका वृद्धि व क्या करती है, विकास करती है। इस प्रावस्था में वृद्धि व विकास होता है। अब वृद्धि और विकास कैसे होता है, तो याद रखना, इस प्रावस्था में प्रोटीन व आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है। और कोशिका उपापचय की दृष्टि से सक्रिय रहती है। उपापचय की दृष्टि से कोशिका सक्रिय रहती है। उपापचय की दृष्टि से कोशिका सक्रिय रहती है। ये सब घटनाएं जो है वो किसके अंदर हो रही है, दैट इज नॉन एज G1 प्रावस्था के अंदर हो रही है। ओके, अब जीवन प्रावस्था के अंदर कोशिका की वृद्धि हो गई है, विकास हो गया है, प्रोटीन और आरएनए का यहां पर निर्माण हो गया है, और कोशिका विभाजित होने के लिए क्या ले रही है, निर्णय ले रही है। और ये एस प्रावस्था के पहले की प्रावस्था है, या हम कह सकते हैं ये एम प्रावस्था और एस प्रावस्था के मध्य में पाई जाने वाली क्या है, प्रावस्था है। अब आ जाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज इंटरफेज की, और उसका नाम है दैट इज नॉन एज द एस फेज, एस प्रावस्था। एस प्रावस्था, इस एस प्रावस्था को अंग्रेजी में तो बोलते हैं सिंथेसिस फेज, और हम हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं संश्लेषी प्रावस्था। अब ये संश्लेषी प्रावस्था कहां पर है, तो ये जो एस प्रावस्था है वो G1 व G2 के
मध्य स्थित, G1 व G2 के मध्य क्या है, ये स्थित है। और इस एस प्रवस्था में होता क्या क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पीएमटी में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर जो डीएनए की मात्रा है वो डबल हो जाती है। डबल हो जाने का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कि जीवन के अंदर, जीवन स्टेज के अंदर यदि डीएनए की मात्रा यदि 2 है तो वो क्या हो जाती है, 2C है तो वो कितनी हो जाती है, 4C हो जाती है। इसका मतलब डीएनए जो होता है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि डीएनए का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन। आप चाहो तो इसे रेप्लिकेशन भी कह सकते हो या इसे आप क्या कहते हैं, प्रतिकृतियन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर एक नोट डाल देता हूं कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है लेकिन गुणसूत्र का डुप्लीकेशन नहीं होता। यह नहीं सोचना है कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया है तो गुणसूत्र का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए कि यदि जीवन प्रवस्था के अंदर गुणसूत्र जो है वो 2n है, द्विगुणित है, तो एस प्रवस्था के अंदर ऐसा नहीं हो जाएगा कि 2n का 4n हो जाएगा। एस प्रवस्था के अंदर 2n का 2n ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, बट जो डीएनए होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। 2n का 2C का कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। तो एक तो एस प्रवस्था में क्या हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। साथ के साथ आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रवस्था में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय रहता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सक्रिय रहता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर क्या रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। साथ के साथ याद रखना सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक केंद्र। तारक केंद्र का भी द्विगुणन हो जाता है। इस अवस्था के अंदर तारक केंद्र का भी क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल का भी क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। और इस प्रवस्था के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी क्या रहते हैं, सक्रिय। हिस्टोन प्रोटीन भी सक्रिय रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन भी क्या रहते हैं, सक्रिय। तो ये स्टूडेंट था किसके बारे में, दैट इज एस प्रवस्था के बारे में। अब एस प्रवस्था के बाद में आप देख सकते हो, एस के ठीक बाद में, एस स्टेज के ठीक बाद में कौन सी अवस्था आ रही है, G2 प्रवस्था, राइट, G2 प्रवस्था। इस G2 प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज गैप 2 प्रवस्था कह सकते हो, या इसको कह सकते हो ग्रोथ पीरियड 2, राइट। इस प्रवस्था में और अधिक कोशिका वृद्धि व विकास होता है, और अधिक कोशिका वृद्धि व विकास होता है। न्यू प्रोटीन व आरएनए, नए प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है, राइट। तर्कु मतलब कि स्पिंडल फाइबर। तर्कु तंतु के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और साथ के साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक आदि का भी डुप्लीकेशन होता है। हम चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि G2 प्रवस्था जो होती है इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट सिंथेसिस फेज, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, पश्चात संश्लेषी प्रवस्था। आप इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज
या पश्च संश्लेषी प्रवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रवस्था किसके बाद में आती है? एस प्रवस्था के बाद में आती है। ओके, तो ये तो थे 1953 में होवर्ड और पेल्क ने इन 3 प्रवस्थाओं के बारे में बताया, और ये तीनों प्रवस्थाएं G1, S और G2 किसके अंतर्गत आ रही है? इंटरफेज के अंतर्गत आ रही है। जैसे ही ये 3 प्रवस्थाएं पूरी हो जाती है तो कोशिका एंटर करती है किसके अंदर? एक फेज के अंदर, और वो कौन सा है? एम फेज है। भले ये एम फेज बहुत छोटे से काल का होता है, लेकिन ये वह फेज है जिसके अंदर की कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। एम फेज यानी कि क्या है? ये माइटोटिक फेज है। कोशिका जैसे ही G1, S और G2 प्रवस्थाएं पूरी कर लेती है तो एम फेज के अंदर यानी कि माइटोटिक फेज के अंदर एंटर कर जाती है, और कोशिका क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक्टिव डिवाइडिंग फेज है। ये एक्टिव डिवाइडिंग फेज है। ये एक्टिव डिवाइडिंग फेज है जिसमें कि कोशिका क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और एक्टिव डिवाइडिंग फेज का जो पहला चरण है वो क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। यानी कि क्या होता है? केंद्रक का विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों वगैरह का सेपरेशन होगा और अंत में 2 केंद्रकों का क्या होगा? निर्माण होगा। तो कैरियोकाइनेसिस होगा। और कैरियोकाइनेसिस आप देख सकते हो यहाँ पर, जब कोशिका G2 पूरा कर लेती है और जब माइटोसिस प्रवस्था में एंटर करती है तो कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस में 4 चरण होंगे, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, राइट। और जैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होंगे तो क्या होगा? अंत में साइटोकाइनेसिस होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और कोशिका द्रव्य विभाजन होते ही लास्ट में देख सकते हैं साइटोकाइनेसिस जैसे ही पूरा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? 2 सेल्स क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए साइटोकाइनेसिस पूरा हो गया है, और जैसे ही साइटोकाइनेसिस पूरा हो जाता है तो यहाँ पर 2 कोशिकाओं का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। यानी कि आप देख सकते हैं एक कोशिका से हमने स्टार्ट किया था, G1 में हम एंटर हुए थे, फिर S में एंटर हुए, फिर G2 के अंदर एंटर करके एक्टिव डिवाइडिंग फेज में एंटर हुए, और फिर उसके बाद में 2 कोशिकाओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया, राइट। तो ये कौन सा था? दैट इज एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण। अंत में आप एक चीज और बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं, और वो है कि एक आपको इस कोशिका चक्र के अंदर एक G0 फेज दिख रहा है। G0 फेज, ये G0 फेज क्या है? तो इसको बोलते हैं क्विसेंट, क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट का शाब्दिक अर्थ होता है शांत अवस्था, शांत प्रावस्था। जैसे कि नाम दर्शा रहा है, शांत प्रावस्था। क्विसेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजित नहीं होती है। कुछ सेल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स, ये किस में एंटर कर जाती है? एंटर इन G0 फेज, एंटर इन G0 फेज। ये G0 फेज कब आता है? क्या है? तो G0 फेज में क्या होता है कि सेल इज अरेस्टेड एट G1 स्टेज। अरेस्टेड का मतलब क्या होता है कि कोशिका G1 स्टेज के अंदर गिरफ्त में आ जाती है और आगे विभाजित ही नहीं होती है। सेल इज अरेस्टेड एट G1 स्टेज मतलब कोशिका जो है, कोशिका G1 स्टेज से बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। कोशिका G1 स्टेज से कहां पर आ जाती है? बाहर आ जाती है। G1 स्टेज से बाहर आ जाती है। इट इज अरेस्टेड एट G1 स्टेज मतलब कोशिका यदि G1 स्टेज में ही अरेस्ट हो गई, राइट, तो S प्रावस्था कभी आएगी नहीं। S नहीं आएगी तो G2 भी नहीं आएगा, और G2 नहीं आया तो कोशिका डेफिनेटली विभाजित हो ही नहीं सकती है। तो कुछ बॉडी सेल्स होती है जैसे हार्ट सेल, वो किस में एंटर कर जाती है? G0 स्टेज में एंटर कर जाती है। और G0 स्टेज का मतलब क्या हुआ? सेल जो होती है वो G1 स्टेज के अंदर ही क्या हो जाती है? अरेस्ट हो जाती है। कोशिका G1 स्टेज से कहां पर आ जाती है? बाहर आ जाती है, और वो विभाजित नहीं हो पाती है। हालांकि याद रखना कि ये जो G0 फेज की जो सेल है वो मेटाबॉलिकली तो क्या रहती है? एक्टिव रहती है। उपापचय की दृष्टि से तो क्या रहती है? एक्टिव रहती है। बट डू नॉट डिवाइड, लेकिन ये क्या नहीं कर पाती है? डिवाइड नहीं करती है, और ये क्या रहती है? विश्राम अवस्था में ही पड़ी रहती है, राइट। और ये तब तक विश्राम में अवस्था में रहती है जब तक कि इन्हें
फिर से विभाजित होने के लिए कहाँ न जाए। ये जो G0 फेज वाली, जो G0 फेज में जो सेल एंटर कर जाती है, वो सेल डिवाइड तो कर सकती है, लेकिन उनको सिग्नल मिलेगा बाहर से, एक्सटर्नल सिग्नल, बाहरी सिग्नल मिलने पर ही क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और याद रखें, ये सेल जो होती है, इनका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ये क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो इंजर्ड सेल्स है, डेड सेल्स है, उनको रिप्लेस करने का जो काम है, वो ये काम करती है। ओके, और ये भी ध्यान रखना कि एक कोशिका जो G0 में स्टेज में एंटर कर गई है, वो फिर डिवाइड नहीं करती है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि एक बार कोई कोशिका जीवन को लांग कर एस प्रवस्था में एंटर कर जाती है, तो फिर उसका डिवाइड होना तय है। लेकिन एस प्रवस्था के पहले क्या होता है, निर्णय की अवस्था होती है। आप जानते हैं कि एस प्रवस्था जो है वो क्या रहती है, निर्णय की प्रवस्था होती है। उसमें कोशिका विभाजन के लिए क्या करती है, निर्णय करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिका अपने निर्णय को बदल देती है और वो कोशिका जो है वो जीवन से बाहर निकल जाती है। तब उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, वो G0 प्रवस्था के अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। और ये जो G1 और G2 प्रवस्थाएं जो थी, वो कोशिका की वास्तविक तैयारी की क्या थी, प्रवस्थाएं थी। इसीलिए तो हमने कहा था कि सेल साइकिल के पूरे चक्र के अंदर G1, S और G2 जो अंतरावस्था की जो 3 चरण है, वो प्रिपरेटरी फेज है। यानी कि प्रिपरेटरी फेज का मतलब होता है कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए क्या करती है, तैयार करती है। और जैसे ही विभाजन, जैसे ही तैयारी हो जाती है, तो कोशिका अपने आप को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो स्टूडेंट्स, ये था सेल साइकिल के बारे में। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो सेल डिवीजन के ऊपर आधारित होगा, क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर हमने सेल साइकिल पढ़ाया है और वहाँ तक पढ़ाया है कि कोशिका जो है वो एम प्रवस्था में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ने के लिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। और भी मेरे वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए, अन्य वीडियोस को भी देखें। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे। जय हिंद।